हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद गौरव पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जीके जीएस अर्थ शतक पार्ट 2। तो कहते हैं कि किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। तो चलिए ठीक है, मेहनत की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके उत्तर प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला प्रश्न रहेगा वो एक बार फिर से प्राचीन भारत के इतिहास से और हड़प्पा सभ्यता से। प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। जैसा कि हमने कल ही आपको बताया था कि लोथल से एक बंदरगाह गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, जो कि गुजरात में पड़ता है। और किस नदी के किनारे पड़ता है, कभी कभी पूछ देता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको बता दें कि लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और ये भोगवा नदी कहाँ पड़ती है? गुजरात में। तो ये आपको आज पता चल गया होगा कि लोथल जो है वो गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे पड़ता है और हड़प्पा कालीन एक स्थल है। और यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल या नर्तकी भी कहेंगे इसे हिंदी में, कि कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए डैश डैश तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो चलिए प्रश्न कह रहा है कि डांसिंग गर्ल किस चीज़ से बनाई गई थी, जो एक प्रतिमा मिली थी हड़प्पा कालीन। तो ऑप्शन हमारे कह रहे हैं कि पत्थर की नक्काशी, हाथी दांत नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी, मोमलोपी ढलाई। तो अगर कांस्य प्रतिमा की बात करें तो ये इसमें आंसर हो जाएगा डी वाला, मोमलोपी ढलाई। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? उपनयन समारोह की अगर बात करें तो वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी, जो आश्रम में शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। कहाँ दी जाती थी? गुरुकुल में। तो गुरुकुल में शिक्षा देने से पहले एक संस्कार कराया जाता था जिसको बोलते थे उपनयन संस्कार। इस उपनयन संस्कार के बाद ही किसी भी बच्चे को गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था। उसके बाद में उसको शिक्षा प्रदान की जाती थी। और गुरुकुल में एक जानकारी आपको और दे दें, गुरुकुल में शिक्षा प्रदान करने के बाद में, गुरुकुल की शिक्षा के बाद में जब बालक घर लौटता था, कहाँ लौटता था? जब बालक घर लौटता था तब उसको कहते थे समावर्तन। क्या कहते थे? समावर्तन। कभी कभी वैदिक इतिहास से पूछ देता है कि समावर्तन किसे कहा जाता था। तो जब गुरुकुल में पूरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद में बालक वापस घर लौटता था तब उस संस्कार को कहते थे समावर्तन संस्कार। तो चलिए प्रश्न की ओर देखते हैं। उपनयन समारोह विकल्प देख लेते हैं। बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता था, बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते थे, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था, या बच्चे का विवाह किया जाता था। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी वाला, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था। देखते हैं अगला प्रश्न। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण की अगर बात करें तो वेदों के जो गद्य प्रकरण हैं, विकल्प देख लेते हैं। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद के बारे में हमने आपको कल ही बताया था। और अगर इस प्रश्न के संबंध में बात करें, वेदों के गद्य प्रकरण की बात करें, तो गद्य प्रकरण के लिए आपको सीधा चलना पड़ेगा ब्राह्मण की ओर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ब्राह्मण जो हैं वो जो वेद हैं उनका गद्य प्रकरण के रूप में संकलित किए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? महाजनपदों की अगर बात करी जाए तो बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। कितने? 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य। कैवल्य जैसे निर्वाण की अगर बात होती है, या निर्वाण नहीं कहेंगे इसका, अगर ज्ञान प्राप्ति की बात की जाए, ज्ञान प्राप्ति की, जैसे बौद्ध में आपने देखा होगा ज्ञान प्राप्ति। तो जब जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति या इच्छाओं पर जब व्यक्ति का नियंत्रण हो जाता था, एक कठोर तप के बाद, एक कठोर साधना के बाद में जब इच्छाओं पर नियंत्रण हो जाता था, तब उसको कहते थे कैवल्य। तो ये कैवल्य जैन धर्म से संबंधित है।
और इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही होगा। पहला है दूसरों को शिक्षा देना, दूसरा है दूसरों का अनुसरण करना, तीसरा है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, चौथा है दूसरों की सेवा करना। तो अभी हमने आपको बताया, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। देखते हैं अगला प्रश्न। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, इसको नोट जरूर करते रहिएगा और आप देखेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इनको नोट जरूर करिएगा, देखना ये परीक्षा में आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था। तो कल हमने आपको बताया था, इस नाम के लिए हमने कल ही जिक्र किया था, मौर्य काल में प्रवेश करते हैं हम लोग। कहाँ? मौर्य काल में। और मौर्य काल में जो हमने कल ही आपको बताया था, स्तंभ लेख, शिलालेख, लघुलेख जो भी मिले हैं, उसमें अशोक के नाम के लिए कई जगह पर देवानाम प्रियदर्शी मिला है। कल हमने आपको बताया था, एक प्रश्न ऐसा आया था मौर्य काल से। तो किसे कहा गया है देवानाम प्रियदर्शी? अशोक को। ठीक है। अशोक के अधिकतर अभिलेख जो है वो किस भाषा में है? ब्राह्मी भाषा में है। किसमें? ब्राह्मी भाषा में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, और ये बी है मौर्य सम्राट अशोक, सी गौतम बुद्ध, डी महावीर स्वामी। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा बी वाला, मौर्य सम्राट अशोक को ही देवानाम प्रियदर्शी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? तक्षशिला बहुत ही ऐतिहासिक शहर कहेंगे इसे। तक्षशिला शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी रहा है तक्षशिला। तो इसमें पूछा गया है कि किन दो नदियों के बीच में था? सिंधु या झेलम के बीच में था, झेलम या चिनाब के बीच में था, चिनाब और रावी के बीच में था, या रावी और ब्यास के बीच में था। तो इसमें सही प्रश्न हो जाएगा सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम के मध्य तक्षशिला शहर स्थित था। यह रामायण काल से ही प्रसिद्ध शहर रहा है। भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इसका नाम तक्षशिला रखा था, और तक्षशिला विश्वविद्यालय भी यहीं तक्षशिला में ही स्थित है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? अभी हमने आपको बताया कि अधिकतर अशोक के जो श्लोक थे, जो शिलालेख थे, वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। लेकिन कुछ शिलालेख ऐसे हैं जो खरोष्ठी लिपि में भी लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? खरोष्ठी लिपि में। तो कुछ शिलालेख जो हैं वो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। अब आपको बता दें कि इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं, इस ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। पहला है सारनाथ, दूसरा है सहबाजगढ़ी, तीसरा है धौली और चौथा है लघमान। लघमान अभिलेख की अगर बात करें तो ये लिखा गया है आर्मेयिक। किसमें? आर्मेयिक लिपि में। और अगर हम बात करें सहबाजगढ़ी की, तो सहबाजगढ़ी अभिलेख लिखा गया है खरोष्ठी लिपि में। किसमें? खरोष्ठी में। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? बाकी जो भी हैं इसमें सहबाजगढ़ी वाला जो ऑप्शन रहेगा वो आपका इसमें रहेगा। तो ये लघमान भी, क्योंकि ये भी आर्मेयिक में लिखा गया है, ब्राह्मी में नहीं है। तो इसमें जो है हम दोनों का देखेंगे। जो सहबाजगढ़ी का अभिलेख रहेगा ये आपका रहेगा खरोष्ठी में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसमें शायद विकल्प गलत दिया है। और लघमान जो है ये रहेगा आपका, लघमान आर्मेयिक लिपि में। ठीक है, आर्मेयिक लिपि में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो जब नवरत्न की बात आई है, नवरत्न, तो चलते हैं हम लोग सीधा कहाँ चलें? गुप्त काल में। गुप्त काल में, तो गुप्त काल में जो हम देखते हैं नवरत्न की बात आती है तो हमें याद आते हैं धन्वंतरी। कौन? धन्वंतरी, छपड़क। कौन कौन याद आते हैं? लिखने में तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आप नोट कर लीजिएगा अगर नोट कर रहे हो। धन्वंतरी आते हैं, छपड़क आते हैं, अमर सिंह और शंकु हो जाएंगे, घटकरपर हो जाएंगे। कौन? घटकरपर हो जाएंगे। और प्रसिद्ध लेखक उस जमाने के, आज भी प्रसिद्ध ही हैं, कालिदास जी हो जाएंगे। कौन? कालिदास जी हो जाएंगे। और बेताल भट्ट हो जाएंगे, और वररुचि हो जाएंगे, और वाराह मिहिर हो जाएंगे। हालांकि 9 है तो याद करना भी मुश्किल रहता है। वाराह मिहिर। हालांकि क्वेश्चन अधिकतर यही आता है कि किसके दरबार में थे ये लोग। तो ये लोग जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे।
आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? अभी हमने आपको बताया, जो कि नवरत्नों में से थे। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के पास जाइए तो वहाँ पर आपको धन्वंतरी का उल्लेख मिलता है। धन्वंतरी उन्हीं के दरबार में थे। तो धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी के बारे में चलिए विकल्प देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, गलत हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार। हर्ष की बात नहीं हो रही यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका सही हो जाएगा बी वाला। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे कौन? धन्वंतरी। अगला प्रश्न देखते हैं। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित था? कौन सा? पाल साम्राज्य। पाल साम्राज्य की जब बात करेंगे तब आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी याद आएगा, जो कि धर्मपाल ने बनवाया था। वो पाल वंश के ही थे। तो पाल वंश में इसका जो है हिस्से, जो भौगोलिक स्थिति की बात की गई है, तो भौगोलिक स्थिति की बात में चलिए विकल्प देख लेते हैं। पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी। तो इसका जो विस्तार था वो भारत के पूर्वी हिस्से में था। और इसकी जो राजधानी थी वो थी मुंगेर। अब मुंगेर जब नाम आया है तो आपको बिहार याद आ गया होगा। क्या? बिहार याद आ गया होगा आपको। तो इसके लिए ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला, पूर्वी। ठीक है। तो पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा पूर्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाल वंश का पहला शासक कौन था? पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो आंसर है, जो ऑप्शन है, देवपाल, रामपाल, गोपाल, महीपाल। तो आंसर इसमें हो जाएगा सी वाला, गोपाल। गोपाल जो था वो पाल वंश का पहला शासक था। हालांकि इसमें सबसे जो प्रसिद्ध शासक रहा है वो रहा है धर्मपाल। कौन? धर्मपाल। इसका भी नाम याद रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साथ में जोड़ा जाता है क्योंकि इसी ने नींव रखी थी उस विद्यालय की। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं था? चोल शासकों की बात करें तो इनको नौसेना की शुरुआत करने वाला भी जाना जाता है। किसमें? नौसेना की शुरुआत भारत में चोलों के समय पर ही हुई थी। किस चीज़ की? नौसेना की शुरुआत, नेवी जो है ये चोलों के समय पर ही मानी जाती है। तो चलिए मंदिर देख लेते हैं। मंदिर जो है, मंदिर इसमें दिए गए हैं नटराज मंदिर, गोंडेश्वर मंदिर, पलाई वन्नाथर मंदिर, वृहदेश्वर मंदिर। नटराज मंदिर की अगर बात करें तो ये चिदम्बरम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चिदम्बरम में। गोंडेश्वर मंदिर की अगर बात करें हम लोग तो ये पड़ता है सिन्नार में। कहाँ? सिन्नार में। ये सिन्नार कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है नासिक में। अब बात करते हैं पलाई वन्नाथर मंदिर की। तो पलाई वन्नाथर मंदिर जो है ये तंजावुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तंजावुर में। वृहदेश्वर मंदिर ये पड़ता है आपका चोलपुरम में। चोलपुरम में ये बृहदेश्वर मंदिर पड़ता है। तो इसमें आंसर फिर कौन सा हो जाएगा? आंसर इसमें हो जाएगा गोंडेश्वर मंदिर, सिन्नार, क्योंकि नासिक महाराष्ट्र का है। तो इसमें आंसर आप कर लीजिए बी वाला, गोंडेश्वर मंदिर, सिन्नार वाला, जो कि नासिक में है। बाकी जो तीन हैं ये चोलों ने ही बनवाए थे। कौन कौन से? नटराज मंदिर चिदम्बरम वाला, पलाई वन्नाथर मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर। ये तीनों चोल शासकों के संरक्षण में ही थे। आंसर इसका हो जाएगा गोंडेश्वर मंदिर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो सिंचाई के लिए 16 मील लंबी जो चोल मंडलम झील थी उसका जो निर्माण कराया था, चलिए विकल्प देख लेते हैं। अधिराज, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम लोग बात करेंगे चोल झील की या चोलामंडलम झील की, तो राजेंद्र प्रथम के समय की ये बात है। राजेंद्र प्रथम के अगर समय काल की बात करें तो इनका जो समय रहा है शासन का वो रहा है 1014 से, मतलब 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक। कब तक? 1044 ईस्वी तक। तो ये 30 वर्ष का इनका राजेंद्र प्रथम का जो शासन रहा है। और इनकी जो उपलब्धियां थी उस समय पर, वो इन्होंने जैसे लंका का अभियान किया था। लंका के अभियान में इन्होंने राजा महेंद्र को बंदी बनाया था। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। हालांकि जो अधिकतर प्रश्न आता है यहाँ से चोल से, वो ये चोल झील से संबंधित प्रश्न आता है। और इसमें आपका जो विकल्प होगा वो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो मोहम्मद गौरी ने जब पहला युद्ध लड़ा पृथ्वीराज से जब पहला युद्ध लड़ा तभी पराजित हुआ। तब क्या हुआ? तब ये पराजित हुआ।
उसके बाद में इसने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया था। तो ये पहला युद्ध कौन सा युद्ध था? जब ये पहले युद्ध की बात आएगी तो 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध की हम लोग बात करेंगे। ये जो था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इसका पूरा नाम था। ये पराजित हो गया था किससे पराजित हो गया था? ये पराजित हो गया था पृथ्वीराज तृतीय से। किससे? पृथ्वीराज तृतीय से। और अगर तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करें जिसमें पृथ्वीराज पराजित हो गया तो वो 1192 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1192। तो इसका आंसर हो जाएगा 1191। प्रथम युद्ध की बात हो रही है, तराइन के प्रथम युद्ध की। तो यहाँ पर लिख भी लीजिएगा, यहाँ लिखा नहीं है। तराइन का प्रथम युद्ध जो था वो 1191 में ही लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज तृतीय जो थे ये जो है जीते थे इस युद्ध में। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में कई वंशों का शासन लगातार रहा है। जैसे कि पहला था गुलाम वंश की अगर बात करेंगे तो 1206 से लेकर 1290 के बीच में बात करेंगे। गुलाम वंश था, खिलजी वंश था और तुगलक वंश था और सैयद वंश था और उसके बाद में आपका आ जाएगा लोधी वंश। तो इनकी सबकी एक सत्ता रही है दिल्ली में। तो इसमें प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न किया है कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली के पहले सुल्तान की बात आई है तो गुलाम वंश में हम लोग चलेंगे। गुलाम वंश 1206 से 1290, 1206 से 1290। राइटिंग इस पर सही नहीं आ रही है तो आप राइटिंग भी बिल्कुल मत जाइएगा। जो मैं बता रहा हूँ उस बात को बिल्कुल सुनिएगा और बाकी आपको जो भी मैं आंसर इसका दे रहा हूँ वो आप जरूर नोट करिएगा। तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान था। और अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो ये खिलजी वंश से था। खिलजी वंश का बहुत ही आक्रामक शासक कहेंगे इसे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है सिकंदर लोदी। भारत में सिकंदर लोदी का शासन कब से कब तक चला? तो ऑप्शन हम लोगों को दिए गए हैं 1421 से 1434, 1451 से 1489, 1489 से 1517 और 1517 से 1543। तो अगर हम लोग बात करते हैं सिकंदर लोदी की, किसकी? सिकंदर लोदी की, तो एक क्वेश्चन आपके लिए और बनता है यहाँ से कि आगरा नगर की जो स्थापना थी वो सिकंदर लोदी ने ही की थी। और यह जो था ये बहलोल लोदी का पुत्र था। किसका? बहलोल लोदी का पुत्र था। ये लोदी वंश का ही था तो ये बहलोल लोदी का पुत्र था। इसका अगर असली नाम की बात करें जो इसका मूल नाम था, इसका सिकंदर लोदी मूल नाम नहीं था, इसका मूल नाम था निज़ाम खान। क्या नाम था इसका? निज़ाम खां। निज़ाम खां इसका मूल नाम था। आगरा नगर की इसने स्थापना की थी और इसका जो शासन काल था, इसका जो समय था वो 1489 से 1517 कहेंगे। और इसने आगरा को राजधानी भी बनाया था। आगरा को क्या? राजधानी बनाया था। आगरा की स्थापना की थी किसने? सिकंदर लोदी ने। मूल नाम क्या था? निजाम खां। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय को क्या कहा जाता था? राय को डैश डैश क्या कहा जाता था? तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। विजयनगर की अगर बात आई है तो आपको बता दें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो की थी वो दो व्यक्तियों ने की थी। उनके नाम क्या थे? हरिहर और बुक्का। कौन? हरिहर और बुक्का। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये जो बात आई है राय की, तो राय जो विजयनगर के शासक होते थे उनको राय कहा जाता था, जो शासक रहते थे। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं प्रजापति, अश्वपति, मेघपति और नरपति। तो इसमें अश्वपति वाला ऑप्शन जो बी वाला रहेगा ये बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि दक्कन के सुल्तानों को जो घोड़ों के स्वामी जो होते थे, यहाँ पर जब राय की बात आई है तो समझ लीजिए कि जो शासक रहते हैं, शासकों के लिए ही राय का शब्द प्रयोग किया गया था। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अश्वपति। शायद इस प्रश्न में कुछ, ये प्रश्न मैं अभी चेक कर लूँगा कुछ देर बाद। राय जो था वो विजयनगर के शासकों को ही कहा जाता था। राय शब्द का जो इस्तेमाल होता था वो विजयनगर के शासकों के लिए ही होता था। और इस पे जो आंसर रहेगा वो मेरे हिसाब से नरपति होना चाहिए।
नरपति, क्योंकि लोगों के स्वामी की बात होगी, विजयनगर के शासकों की जब राय से बात हो रही है तो फिर लोगों के स्वामी की बात होगी तो नरपति, क्योंकि जो घोड़ों को स्वामी होते थे उनको कहा जाता था अश्वपति। अश्वपति, ये नरपति होगा, इसमें माफ़ करिएगा थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, तो नरपति आंसर होगा इसका। 19 का हो जाएगा आंसर डी वाला। राय जो कहा जाता था वो शासकों को कहा जाता था, ठीक है, तो ये आंसर इसका नरपति हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से एक कौन था? जो भक्ति आंदोलन की बात आएगी तो बात करेंगे हम लोग शंकराचार्य की। तो शंकराचार्य जो थे वो भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से एक थे। इसमें द्वैतवाद और अद्वैतवाद कई उसके जो चरण थे, तो इसमें जो इनकी दार्शनिक परंपरा जो कही जाएगी शंकराचार्य की, वो इनकी अद्वैतवाद परंपरा कही जाएगी। तो ये अद्वैतवाद के थे। किसके थे? अद्वैतवाद के, ठीक है। अद्वैतवाद इनका जो था दर्शन जो था वो अद्वैतवाद दर्शन था। किसका? शंकराचार्य का। तो मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से एक कौन था? शंकराचार्य आपका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है ये भारतीय संविधान से लिया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हर क्षेत्र से सवालों को उठाया गया है। तो ये जो प्रश्न है ये भारतीय संविधान ने अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आयरलैंड, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है कनाडा और चौथा ऑप्शन है यूके। तो आपको बता देते हैं कि जो आयरलैंड से लिया गया वो हमारे नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। क्या? नीति निर्देशक तत्व। मैंने आपको बताया राइटिंग पे बिल्कुल मत जाइएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा। मौलिक अधिकार की बात करेंगे तब अमेरिका की बात करेंगे। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है वो मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और जो यूके या ब्रिटेन की बात करेंगे तो यहाँ से संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता। क्या? एकल नागरिकता और संसदीय शासन प्रणाली, ये कहाँ से ली गई है? यूके या ब्रिटेन से हम कहेंगे। तो अब बचा क्या? बचा है कनाडा, ठीक है। बचा क्या? बचा है कनाडा। तो इसमें जो अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, कनाडा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा का जब प्रथम अधिवेशन हुआ तो इसमें तारीख जो दी गई है वो 25 दिसंबर 1949, 11 नवंबर 1946, 26 जनवरी 1949 और 9 दिसंबर 1946। तो जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कब? 9 दिसंबर को, ठीक है। तो 9 दिसंबर को जो संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था वो किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। 9 दिसंबर को किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा की उम्र ज़्यादा थी, वयोवृद्ध थे। तो उसके बाद में जो 11 दिसंबर को जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, कब? 11 दिसंबर को। उसमें क्या किया गया था? राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया था। तो इसमें प्रथम अधिवेशन की बात की गई है तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, 9 दिसंबर 1946। आपको दिख भी नहीं रहा होगा, विकल्प हटा देते हैं तो ये डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान को माना गया है। तो भारतीय संविधान, पहले तो मैंने आपको कल ही बताया था कि भारतीय संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो ऑप्शन है वो संघीय, बी कह रहा है एकात्मक, सी कह रहा है संसदीय, डी क्या कह रहा है कि रूप विधान में संघीय एवं भावना में एकात्मक। तो ये वह शक्तियां होती हैं जो केंद्र और राज्य दोनों में विभाजित रहती हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा, जो हमारे संविधान में शक्तियां केंद्र और राज्य दोनों में विभाजित हैं, ठीक है। बस क्या है कि राज्य बिना केंद्र की मर्जी के कहीं और नहीं जा सकता है। वो यूनियन ऑफ स्टेट्स भारत को ही कहा गया है, इसीलिए कहा गया है। लेकिन जो शक्तियां हैं वो दोनों में वितरित की गई हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। कौन सा? भारतीय संविधान को क्या माना गया है? डी वाला सही हो जाएगा, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए।
तो संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति की बात हो रही है, तो इसमें पहले विकल्प देख लेते हैं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पट्टाभी सीतारमैया, एच.सी. मुखर्जी, के.एम. मुंशी। तो अगर अल्पसंख्यकों की उपसमिति की बात करें तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन आपका एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, ये जो है एच.सी. मुखर्जी आपका अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष थे। एच.सी. मुखर्जी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें थीं? पहले रियासतें ही थीं, उसके बाद में रियासतों का विलय किया गया था। इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका थी रियासतों का विलय करने में। तो चलिए देखते हैं रियासतें कितनी थी। ए है 561, बी है 565 और सी है 571 और डी है 575। तो रियासतों की अगर बात करें तो उस समय रियासतें थीं 565, ठीक है, जो कि आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? किस चीज़ के? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो देखते हैं, फ्रांसीसी संविधान, ग्रीक संविधान, रूसी संविधान और अमेरिकी संविधान। अमेरिकी संविधान के लिए हमने आपको बताया था क्या? मूल अधिकार। रूसी संविधान मूल मौलिक कर्तव्य। क्या? मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फ्रांसीसी संविधान। यहीं से आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी संविधान से ही लिए गए। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य डैश डैश सुरक्षित करना है। क्या सुरक्षित करना है? सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को, भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को, सरकारी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा को, या व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। कौन सा? डी वाला। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो मूल उद्देश्य है वो व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को ही सुरक्षित करना है। तो ये बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा डी वाला। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो हम लोगों के ऑप्शन कह रहे हैं 1956 में, 1972 में, 1975 में या 1947 में। 1947 में तो आपको पता होगा कि हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो जो त्रिपुरा है वो एक उत्तर पूर्वी राज्य है। आपको पता होगा कहाँ है ये त्रिपुरा? जो है नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य है ये। और ये जो है वो देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। क्या? त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा वो देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। अब अगर बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा को 1 जुलाई को, हाँ 1 जुलाई 1963 को, 1 जुलाई 1963 को, शायद 1 जुलाई 1963 को ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आया था। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आया था। लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है? पूर्ण राज्य के दर्जे की अगर बात करें तो ये 21 जनवरी, तारीख याद रखेंगे कब, इसमें पूरी तारीख नहीं दी गई है, 21 जनवरी 1972। कब? 21 जनवरी 1972 त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 1972। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 29। तो अगर हम लोग अनुच्छेद 29 की बात करेंगे तो ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है। कौन सा? अनुच्छेद 29। अगर हम लोग अनुच्छेद 30 की बात करेंगे तो ये शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन में अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार की बात करेगा। किसमें? शैक्षिक संस्थाओं में। अब अगर हम लोग अनुच्छेद 26 की बात करेंगे तो ये कहेगा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात करेगा। किसमें? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात करेगा। तो हम लोगों का जवाब कौन सा सही हो जाएगा? जवाब हमारा सही हो जाएगा डी वाला। तो जो डी विकल्प है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। अनुच्छेद 29 बिल्कुल सही हो जाएगा। टिक कर देते हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है। अनुच्छेद 29 डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता अर्थात कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो विकल्प देख लेते हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 11। तो अगर विधिक समानता की बात करेंगे तो आपका अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में ही विधिक समानता की बात की गई है।
ये मूल अधिकार आपको रटे होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए, कभी भी दिमाग से उतरने नहीं चाहिए। तो ये आपका विकल्प इसमें ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सामान्य परीक्षाओं में, मूल अधिकार से ही अधिकतर प्रश्न आते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जो कि ज्योग्राफी से है, और हमने आपको जैसा बताया था कि हर क्षेत्र से इसमें प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो 31वां प्रश्न है, तो ये लिया गया है आपका भूगोल से। सूर्य का दीप्तमान आमुख, सूर्य के दीप्तमान आमुख की बात हो रही है, जो चमकता है। क्या करता है? जो चमकता है, जिसको आप देख नहीं पाते हैं आंखों से, जिसे हम देखते हैं, सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं, जो हमको दिखता है चमकता हुआ, तो उसको क्या कहते हैं? उसको वर्णमंडल कहते हैं कि वातावरण कहते हैं कि प्रकाश मंडल कहते हैं या स्थल मंडल कहते हैं? विकल्प बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा उसको बोलेंगे फोटोस्फीयर। क्या? फोटोस्फीयर, या हिंदी में कहेंगे तो प्रकाश मंडल। हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर सूर्य के बाह्यतम भाग की बात करें, किसकी? बाह्यतम भाग की, जो आउटर लेयर होती है, जो बाह्यतम भाग है, कौन सा? बाह्यतम भाग। अगर बाह्यतम भाग की बात करें, जो कि सूर्य ग्रहण के समय ही दिखता है, ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय ही दिखता है, तो उसको क्या कहते हैं? जो ये, जैसे अब इस पे हम बना तो नहीं सकते हैं, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो एक दिन स्मार्ट बोर्ड पे जरूर बताएंगे। ये जो बाह्यतम भाग इसका रहेगा, इसको बोलेंगे, ये हालांकि सूर्य ग्रहण के समय पर ही दिखाई देगा, सूर्य ग्रहण के समय पर ही, इसको बोलेंगे कोरोना। क्या बोलेंगे? कोरोना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी वाला, प्रकाश मंडल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर एक प्राचीन झील की उपस्थिति के प्रमाण की खोज अगस्त 2015 में शोधकर्ताओं के एक दल ने की थी? बृहस्पति, बुध, शुक्र, मंगल। तो इसमें आसान सा जवाब हो जाएगा मंगल। कौन सा? मंगल। मंगल पर ही एक झील के साक्ष्य मिले हैं, झील के प्रमाण मिले हैं। तो ये इसमें, और मंगल के बारे में आपको बता दें, मंगल के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का आकार। कल हमने आपको बताया था कि चंद्रमा की आंतरिक सतह का और चंद्रमा के बारे में जानकारी जो होती है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी कल ही हमने आपको बताया था। तो इसका विकल्प चेक कर लेते हैं। पहला है 1/3, दूसरा है 1/4, तीसरा 1/5, चौथा 1/6। प्रश्न है, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का कितना है? तो चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 है। ये 1/4 कैसे है? क्योंकि पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है, क्या? पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो कितना है? 12,756। कितना है? 12,756 किलोमीटर। और जो चंद्रमा का व्यास है वो कितना है? चंद्रमा का जो व्यास है वो है 3474। कितना? 3,474 किलोमीटर। ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर सही हो जाएगा आपका बी वाला 1/4। तो इसमें आप आंसर लगा लीजिएगा। चलिए मैं टिक कर देता हूं, थोड़ा सा वक्त लग जाता है कभी कभी। आंसर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है? किसकी? पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की। रासायनिक या केमिकल। तो रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है? बात हो रही है आयरन की। तो आयरन की जब बात होगी तो हम लोग देख लेते हैं विकल्प इसका। लगभग 20% से 22%, लगभग 25% से 27%, लगभग 40% से 42% और लगभग 32% से 35%। तो आपको बता दें कि पृथ्वी की संरचना में, किसमें? पृथ्वी की संरचना में जो आयरन है वो कितना है? 32.1%। ठीक है, तो आयरन, तो ये विकल्प देखिए, आप यहाँ पहुँच रहे होंगे, तो ये डी विकल्प की तरफ तो हम लोग पहुँच चुके हैं। चलिए जानकारी आपको और देते हैं। आयरन है 32.1%, और जो ये आपका ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन, क्या? ऑक्सीजन, जिसे हम लोग, जिसके बिना हम लोग 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। 1 मिनट भी, अगर 1 मिनट के लिए गायब हो गए तो समझ लीजिए गए। तो सिलिकॉन की, ऑक्सीजन की अगर बात करें तो कितने हो जाएगा? 30.17%। बाकी बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं पृथ्वी के अंदर, जैसे सिलिकॉन है, कौन कौन सा? सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है और सल्फर है, और आपका कौन सा हो जाएगा? एक सेकंड, सल्फर है, ठीक है, और आपका जैसे निकिल हो जाएगा, और कैल्शियम, एल्युमिनियम, बहुत सारे तत्व पृथ्वी के जो है
पृथ्वी में पाए जाते हैं। तो ये इसमें बात हो रही थी कि पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की मात्रा कितनी होती है। तो रासायनिक लौह तत्व की जो मात्रा होती है वो होती है 32 से 35%। तो हम लोगों का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? हम लोगों का डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से डैश डैश से गठित होता है। तो पपड़ी की बात हो रही है, तो मतलब क्रस्ट की बात हो रही है। किसकी? क्रस्ट, कोर, मेंटल, ये पृथ्वी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश की जो बात हो रही है वो हो रही है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि इसमें 3 लेयर होती हैं। ये पहले को कहते हैं सियाल, ठीक है, दूसरे को कहते हैं सीमा, तीसरे को कहते हैं निफे, ठीक है। तो सियाल में तो मुख्य रूप से जो प्रमुख अंश है वो सियाल, जो सिलिका और एल्युमिनियम की बात यहाँ पर की जा रही है। किसकी? सिलिकॉन और एल्युमिनियम की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसका आंसर तो सीधा सीधा यहीं से मिल गया। तो ये इसमें देखिए ऑक्सीजन और आयरन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, सिलिकॉन और आयरन, और सिलिकॉन और एल्युमिनियम। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। तो इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस तारीख को पृथ्वी की, एक सेकंड, किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? किसकी स्थिति? पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है। देखिए जब पृथ्वी और सूर्य जितना जब नजदीक होते हैं, जब पृथ्वी और सूर्य नजदीक होते हैं, तब इसको क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। और जब पृथ्वी और सूर्य दूर होते हैं, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी अधिक होती है, जब एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, तब उस घटना को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। तो ये अपसौर और उपसौर की घटनाएं ये होती कब हैं? किसकी? माफ़ करिएगा, ये जो अपसौर है, अपसौर और उपसौर, इनकी घटनाएं कब होती हैं? इनकी कोई तारीख भी तो रहती होगी ना। तो उपसौर की जो घटना है ये होती है आपकी 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी सबसे पास में होते हैं, यानी उपसौर होता है उस दिन। और हम लोग बात करेंगे 4 जुलाई की, तो 4 जुलाई को स्थितियां होती हैं अपसौर वाली, मतलब सूर्य और पृथ्वी बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है, यानी किसकी बात कर रहा है? उपसौर की। उपसौर की बात कर रहा है। तो ये उपसौर वाले में आंसर आपका सही हो जाएगा 3 जनवरी। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और देखते हैं अगला प्रश्न। दक्षिणी गोलार्ध में प्रश्न कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटे दिन की अगर बात करेंगे तो पहले विकल्प देख लेते हैं। ए 22 दिसंबर, बी है 21 जून, सी है 21 मार्च और डी है 23 दिसंबर। तो हम लोग बात करेंगे अगर उत्तरी गोलार्ध की, ठीक है, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है, और उसी दिन जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो मतलब जब यहाँ उत्तरी गोलार्ध में जहाँ पे हम लोग हैं, वहाँ पे जब सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे बड़ा दिन कब होगा? ये सबसे बड़ा दिन होगा हम लोगों का 21 जून को। कब होगा? 21 जून को। तब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। तो यहाँ पर विकल्प हम लोगों को दिए गए हैं, यहाँ पे पूछा भी गया है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। तो हम लोग विकल्प देखते हैं 22 दिसंबर या 21 जून। तो हम लोगों का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 21 जून वाला विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब हम लोगों का हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? नदी द्वीप बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है और आपको बहुत परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने को मिलता है, आज से नहीं बहुत दिनों से। तो क्या कह रहा है इसमें? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो सबसे बड़े नदी द्वीप की अगर बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे हम लोग। किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी की बात की है तो हम लोग सीधा चलेंगे कहाँ? पूर्वोत्तर की तरफ। तो ब्रह्मपुत्र नदी की बेसिन में जो विशाल नदी प्रणाली है, कौन सी विशाल नदी प्रणाली है, उसी में ये कौन सा द्वीप कहेंगे? अब आपको हम नाम बता ही देते हैं कौन सा द्वीप है। ब्रह्मपुत्र की जो नदी प्रणाली में ही एक हिस्सा है। किसमें? ब्रह्मपुत्र की ही नदी प्रणाली में एक हिस्सा है।
क्या नाम है उसका? माजुली द्वीप। कौन सा है? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप। तो ऑप्शन किस में है माजुली द्वीप? माजुली द्वीप है डी। डी वाला विकल्प हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। और हाँ, ये माजुली द्वीप है कहाँ? असम में। कहाँ पे है? असम में। अगर माजुली द्वीप के क्षेत्रफल की बात की जाए तो आप क्या जवाब देंगे? कभी कभी आ भी जाते हैं प्रश्न, ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं तब ऐसे ही बनाए जाते हैं कि आसानी से कोई कर ना पाए, लेकिन हम आपको बताएंगे कुछ ऐसा जो आपकी पूरी मदद करे। माजुली द्वीप की अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या रहेगा? 880 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो है इसका क्षेत्रफल रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रेनाडा, ग्रेनाडा कहाँ स्थित है? तो इसकी स्थितियां देख लेते हैं, विकल्प की ओर चलते हैं। प्रशांत महासागर में, कैरेबियन सागर में, हिंद महासागर में, या भूमध्य सागर में। तो ग्रेनाडा जो है वो, ग्रेनाडा एक कैरेबियन देश है। कैसा देश है? कैरेबियन देश है। तो जाहिर सी बात है, जब ये कैरेबियन देश है तो ये कैरेबियन सागर में ही होगा। ठीक है, कहाँ होगा? कैरेबियन। अच्छा, ग्रेनाडा की राजधानी क्या है? ग्रेनाडा की राजधानी क्या है? तो ग्रेनाडा की राजधानी जो होगी वो होगी सेंट जॉर्ज। क्या होगी? सेंट जॉर्ज। ग्रेनाडा की राजधानी क्या है? सेंट जॉर्ज। ग्रेनाडा कहाँ स्थित है? पहले हटा ही देते हैं क्योंकि चारों पर ठीक है। तो ग्रेनाडा की राजधानी क्या है? सेंट जॉर्ज। क्या है? सेंट जॉर्ज। एकदम रट लो, क्या है? सेंट जॉर्ज। और स्थित कहाँ पर है? कैरेबियन सागर। बी विकल्प हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है महाद्वीप। महाद्वीप जिससे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज, क्या? द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज आता रहता है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? द लैंड ऑफ कंगारू। क्या? द लैंड ऑफ कंगारू। और अगर हिंदी में बात करें तो प्यासी भूमि का देश। किसका? प्यासी भूमि का देश। तो ऐसा वहीं तो होगा, प्यासी भूमि का देश कहाँ पर होगा? जहाँ पर क्या होंगे? मरुस्थल की स्थितियाँ होंगी। किसकी? मरुस्थलों की स्थितियाँ होंगी। ठीक है, और ये स्थितियाँ कहाँ होंगी? ये स्थितियाँ होंगी आपकी ऑस्ट्रेलिया में। तो आपका ए विकल्प इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप ध्यान कर लीजिए कि महाद्वीप जिससे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज के नाम से जाना जाता है, ये किसे बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न जो देखते हैं, अच्छा हमें लगा साइंस आ गई। निम्नलिखित में से कौन सा, माफ करिएगा, निम्नलिखित में से थोड़ा रुकिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? ठीक है, अब बात हो रही है काहे की? गैर एशियाई की। तो गैर एशियाई की बात हो रही तो मतलब एशिया में जो नहीं है। तो देख लेते हैं, विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प क्या कह रहा है? किलिमंजारो पर्वत। दूसरा विकल्प क्या कह रहा है? एल्ब्रुस पर्वत। तीसरा विकल्प क्या कह रहा है? एकांकागुआ पर्वत। ठीक है, और चौथा विकल्प क्या कह रहा है? मैकिनले पर्वत। तो अगर एशिया से बाहर विश्व का सबसे ऊंचे पर्वत की बात करेंगे तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? एकांकागुआ, जो कि कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में। कहाँ? अर्जेंटीना। ठीक है, तो टिक कर लीजिए सी वाला, एकांकागुआ पर्वत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी। कौन सा? निष्क्रिय। निष्क्रिय ज्वालामुखी ऐसे बनते हैं जैसे पुराने ज्वालामुखी होते हैं, जिनके लावा से धीरे धीरे एक चट्टान जैसा निर्मित होने लगता है। कैसा? चट्टान जैसा। फिर उससे ही पर्वतों का निर्माण हो जाता है। तो वो निष्क्रिय ज्वालामुखी हो जाते हैं, लेकिन उनके लावा क्या करते हैं? वो पुराने होकर एक पर्वतों का निर्माण कर देते हैं। कैसे? पर्वतों का निर्माण कर देते हैं। तो अगर माउंट किलिमंजारो की बात करें तो ये अफ्रीकी देश में ही होगा। कहाँ होगा? अफ्रीकी देश में ही। और अफ्रीकी देश की बात करेंगे तो इसमें तो दिए गए सारे, तो विकल्प देख लेते हैं। तंजानिया, कीनिया, इथोपिया और घाना। तो इसमें हमारा जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा तंजानिया। कौन सा हो जाएगा? तंजानिया। ये बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अरे वाह, आज तो भूगोल ही भूगोल दिख रहा है। अगला प्रश्न है, गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कौन सा? गैलेरस। गैलेरस
गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो हम लोग देख लेते हैं किस देश में स्थित है। कोलंबिया में स्थित है कि मैक्सिको में है, या इटली में है, या हवाई में है? तो गैलेरस ज्वालामुखी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पे है? ये कोलंबिया में पड़ता है। कहाँ पे? माफ़ करिएगा, बार बार माफ़ी ही मांगनी पड़ती है कोलंबिया में है। ठीक है, कहाँ है? कोलंबिया में। तो कोलंबिया में ये पहली बात तो सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा? ये भी आ सकता है, आ सब कुछ सकता है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है। तो गैलेरस कैसा ज्वालामुखी है? गैलेरस सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पर है ये गैलेरस? ये कोलंबिया में है। ये आपका बिल्कुल ए सही जवाब हो जाएगा। और अगर सबसे ऊंचे ज्वालामुखी की बात करते हैं, ठीक है, सबसे ऊंचे ज्वालामुखी की, विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? इक्वाडोर में। कहाँ? इक्वाडोर में। और इक्वाडोर में कौन सा ज्वालामुखी है? माउंट कोटोपैक्सी। कौन सा? माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी आप लिख लीजिएगा, यहाँ लिखने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। माउंट कोटोपैक्सी ये विश्व का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यूरोप में कितने देश हैं? तो एक सामान्य सा प्रश्न है, यूरोप में कितने देश हैं? यूरोप में 44 देश हैं। कितने? 44 देश हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? क्लास 9th में भी पढ़ा होगा आपने, हो सकता है 8th में भी पढ़ा हो। पहला है 746 वाट, 756 वाट, 748 वाट, इनमें से कोई नहीं। लेकिन होता क्या है कि जब हम लोग परीक्षा हॉल में बैठे होते हैं, कहाँ? परीक्षा हॉल में, तो सारे विकल्प भी सही लगने लगते हैं। तो ऐसी गलतियां ना हो इसलिए छोटे प्रश्नों को भी जगह दे दी गई है। तो पहला विकल्प हो जाएगा 746 वाट, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चुंबकीय प्रेरण। क्या? चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबकीय प्रेरण की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या पूछा गया है? एसआई मात्रक। ठीक है, एसआई मात्रक देख लेते हैं। इसमें पॉइज, टेस्ला, डायोप्टर, केंडला। साफ इसमें से नजर आ रहा होगा कि इसका जो एसआई मात्रक होगा वो आपका हो जाएगा बी, टेस्ला। कौन सा? टेस्ला। ठीक है, ये चुंबकीय प्रेरण। अगर चुंबकीय प्रेरण की बात करें, ये देखिए चुंबकीय स्थितियां, ये जो टेस्ला की आप बात समझ रहे हैं, ज़्यादातर जैसे एमआरआई होती है, एमआरआई भी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनेशन होता है। ठीक है, तो इसमें जो है यही मात्रक अपनाए जाते हैं। कौन सा? जैसे टेस्ला। तो टेस्ला कौन सा है? एसआई मात्रक है किसका? चुंबकीय प्रेरण का। ठीक है, अगर इसके सीजीएस प्रणाली की मात्रक की बात करें, किसकी? सीजीएस की। हालांकि इसमें विकल्प नहीं दिया गया है, तो अगर सीजीएस में पूछ देता है, किसमें? सीजीएस में, चुंबकीय प्रेरण का सीजीएस मात्रक अगर पूछ देता है तो कौन सा हो जाता है? गॉस। क्या हो जाता है? गॉस हो जाता है। एक टेस्ला बराबर कितना होता है? एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस हो जाता है। 10⁴ गॉस। ठीक है, एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा दोस्तों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन लगा दें हम लोग? टेस्ला। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि दबाव का एसआई मात्रक क्या है? दबाव माने प्रेशर। क्या? प्रेशर। दबाव का सूत्र क्या होता है? P बराबर F/A। ठीक है, F/A की बात करेंगे तो हो जाएगा न्यूटन प्लस मीटर स्क्वायर। लेकिन एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो एसआई मात्रक हम लोगों को कौन सा हो जाएगा? एसआई मात्रक इसमें देखिए गलत है, इसमें कोई विकल्प ऐसा नहीं है। एसआई मात्रक की अगर हम लोग बात करेंगे, इसमें शायद ये विकल्प गलत दिए गए हैं। तो अगर दबाव की एसआई मात्रक की हम लोग अगर बात करेंगे तो एसआई मात्रक हो जाएगा इसका पास्कल। कोई बात नहीं, आप नोट कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती हैं। तो दबाव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। ठीक है, और अगर दबाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, P बराबर F/A होता है। क्या होता है? P बराबर F/A। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल नोट कर लीजिएगा आप। विकल्प इसमें गलत है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल जरूर नोट कर लीजिएगा। देखते हैं अगला विकल्प, अगला प्रश्न। सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है देख लेते हैं। फेदोमीटर हो गया, यूडियोमीटर हो गया, बैरोमीटर हो गया, या
पेरिस्कोप हो गया। बैरोमीटर के बारे में आपको हमने कल ही बताया था कि बैरोमीटर से क्या नापते हैं, वायुमंडलीय लिख नहीं पाता है तो आप ऐसे लिख लिया करिए, वायुमंडलीय दाब। यूडियोमीटर की अगर बात करें तो यूडियोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है, गैस के मिश्रण की मात्रा में परिवर्तन। किसमें, गैस के मिश्रण की मात्रा में परिवर्तन, ये यूडियोमीटर से नापा जाता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अंतिम से पहला प्रश्न, मतलब 49वां प्रश्न। स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है। कहाँ, ऊपर की दिशा में, कैसे, ऐसे। वह गेंद कहाँ गिरेगी, तो वो गेंद कहाँ गिरेगी, कभी आपने फेंकी है, नहीं फेंकी होगी, चलिए फेंकिएगा। आपको बता दें होता क्या है, जब रेलगाड़ी चल रही है, ठीक है, तो रेलगाड़ी किसी चाल से ही तो चल रही है। मान लीजिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, किससे, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से। आप जब उसमें बैठे हैं रेलगाड़ी में, तो आप किस रफ्तार से चलेंगे, तो आप भी तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा से ही चल रहे हैं ना। और जब आप गेंद उछालेंगे तो गेंद किस रफ्तार से चलेगी, वो भी तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा से ही चलेगी। तो जब सब पूरा वेग समान है तो गेंद ऊपर जाकर कहाँ गिरेगी, वहीं पर गिरेगी ना जहाँ से ऊपर फेंकी गई है। मतलब ऊपर कहाँ से फेंकी गई है, ऊपर फेंकी गई है, ये गेंद ऊपर फेंकी गई है यात्री की तरफ से, तो यात्री के हाथों में तो गिरेगी। ए विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अंतिम प्रश्न इस श्रृंखला का, आज की 50 प्रश्नों की सीरीज का ये अंतिम प्रश्न है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये जरूर पसंद आया होगा और इसको लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। ये सब बोलने से पहले हम 50 का आंसर जरूर बताएंगे आपको। जी का मान न्यूनतम होता है। जी का मान कहाँ पर न्यूनतम होता है, देखिए जी के मान के अगर संबंध में बात करें, जी माने गुरुत्वाकर्षण बल की अगर बात करें, तो जी के मान की अगर बात करेंगे तो हम लोग देखिए विषुवत रेखा पर अगर जाएंगे, कहाँ पर, विषुवत रेखा पर अगर जाएंगे तो वहाँ पर कैसा होगा, कम होगा ये। और अगर हम लोग ध्रुवों पर जाएंगे, कहाँ पर, ध्रुवों पर अगर जाएंगे तो यहाँ पर ये अधिकतम होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर इसका सही हो जाएगा ए वाला। कौन सा, जी का मान न्यूनतम कहाँ पर होगा, जी का मान न्यूनतम होगा विषुवत रेखा पर, और ध्रुवों पर क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो फिर क्या होगा, तो व्यक्ति का भार जब ध्रुवों पर जब होगा तब सबसे अधिक होगा कि नहीं होगा। तो ध्रुवों पर जब व्यक्ति होगा तब उसका भार सबसे अधिक होगा, और जब विषुवत रेखा पर होगा तब उसका भार कम होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की 50 प्रश्नों की श्रृंखला। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, और उम्मीद करता हूं जरूर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, तो ये चैनल जरूर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए ठीक है, विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, जय श्री राम। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। देखिए लिखा हुआ भी है, अगर आप भूल जाएँ तो देखिए याद कराने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम, धन्यवाद, नमस्कार।